पाए। अब आते हैं जी जनाब अपने बड़े मौजू पर, और मामला नौजवानों का है। मामला उन नौजवानों का है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार है। इसलिए बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने भी है। इस चैलेंज को कैसे पार करेगी हुकूमत, एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में सरफहरिस्त इस वक्त भी है। सीएमआई रिपोर्ट और दीगर रिपोर्टों को खंगालने के बाद दूसरे नंबर पर पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर है, जहां पर बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। और पढ़े लिखे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी काफी तादाद में बेरोजगार है। एक तरफ से बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, दूसरी तरफ से रोजगार फराहम करने के लिए सरकार के पास अभी भी कोई जामिया हिकमत अमली नहीं है। 65% पोस्ट जो हैं वो भी भरे नहीं जा रहे हैं, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर भी कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया गया है, उस पर अपने अंदाज से सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल यह तब पैदा हुआ जब आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली नॉर्थ कश्मीर के अंदर हुई, तो 13 लोगों को लेना था, लेकिन हजारों की तादाद में नौजवान वहां जमा हुए, जिसने यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी किस तरीके से सर उठा चुकी है और किस तरीके से नौजवान अब रोजगार की तलाश में यहां पर लगे हैं। इस पर जरा बात करेंगे कि सामने यह कितना बड़ा मसला है, और क्या वाकई तौर पर कोई जादू की छड़ी ऐसी है जिसमें हजारों लोगों को सरकारी रोजगार मिले। क्योंकि अभी तक भी जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, निजी सेक्टर की बात करें हैं, मायाकारी उस तरीके की नजर नहीं आई जिस तरीके की बातें हो रही हैं। हिलाल तुर्की साहब हमारे साथ है, मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर है, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। आबिद वानी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है, आबिद भाई बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब बड़े दिनों बाद आपने ज्वाइन किया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ खुसूसी मेहमान डॉक्टर पीरज़ादा मेहराजुद्दीन रफीकी साहब है, साबिक ज्वाइंट रजिस्ट्रार रह चुके हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के। आपका भी रफीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रफीकी साहब मैं जरा शुरुआती वहां से करूं जो हमारी रियासत की सबसे बड़ी दानिशगाह है, जहां पर हजारों नौजवान पढ़कर बाहर आ रहे हैं। जिस तरह से पास आउट्स बाहर आ रहे हैं, जिस तरीके से निजाम चल रहा है, बहस्ती ज्वाइंट रजिस्ट्रार के आपने वहां पर काम किया है, और अब आपने उसके बाद आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर भी देखा कि चैलेंजेस क्या है, और मेरा नौजवान जो पढ़कर बाहर आ रहा है उसको किन किन चैलेंज से नबरदा आजमा होना पड़ रहा है। इस सूरत में रोजगार तो अपनी जगह है जो नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या दरसी निजाम को भी दुरुस्त करने की जरूरत, उस खदोखाल पर लाने की जरूरत है जो आज के दिन में वक्त की अहम तरीन जरूरत है। रफीकी साहब, Thank you for this invite today in this program. This is a very good program, it's a good initiative taken up this subject matter in the discussion. इसमें मेरा टेक इस तरह से है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, there should be a close coordination between the government and educational institutions. For that purpose, the university used to enjoy autonomy, and autonomy used to work in the best interests of the youth and the society. That autonomy is right now under tremendous pressure and all that, and that would have again a disastrous implications for the upcoming unemployment ratio that is ever increasing. अब चूंकि जो एक जरूरत है तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जॉब ओरिएंटेड कोर्स, स्किल बेस्ड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस के लिए, ऐसे कोर्सेज को वेयर वी हैव द टेकर्स फॉर द आउटसाइड दिस यूनिवर्सिटीज से कॉर्पोरेट वर्ल्ड, other corporations, private sector. We need to introduce such type of courses, not to focus much on the conventional courses. Conventional courses at the same time are also needed, but we need to prioritize, we need to emphasize upon skill-based courses. और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ से जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जिस अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये तो सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, दिस सोशो पॉलिटिकल इशू. This is having the tremendous implications upfront with the state of Jammu and Kashmir. This may lead our youth to the despair, and this fraught with serious and disastrous implications if it is not attended at the earliest given our sensitive situations. The state has passed through the turmoil, and still there are certain impressions still going on. So we have this highest rate of unemployment in Jammu and Kashmir than any other state. Rather, we are the second in the whole country. तो ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि कैसे इसको टैकल किया. देयर आर वेज एंड मीन्स. इफ यू अलाउ मी टू इलैबोरेट इट फर्दर, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि वी लिव एट द डेड एंड ऑफ द कंट्री. लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली, वी लिव एट द डेड एंड ऑफ द कंट्री. वी आर नॉट कनेक्टेड विद अनदर बिगर सिटी.
वी आर द कंज्यूमर्स इन इटसेल्फ, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वही वही खाते हैं. वी डोंट हैव such type of resources or incomes. We generate a little bit through tourism, through orchards and all that. तो जैसे कल आपके माध्यम कल आपके चैनल पर एक चर्चा चल रहा था, दैट आई अप्रिशिएट मच. दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन गोइंग ऑन क्रॉस एलओसी ट्रेड. That it should have been in place. That it is not unneeded to discuss that issue right now in this debate. वो यहाँ तो एक फ्लो बढ़ जाता है, एक इनकम बढ़ जाती है लोगों में, तो that can create, that can generate employment opportunities. Otherwise, it is difficult. It cannot come from the skies unless government has strong initiatives. Government comes out of the box. ओके सर, मैं रफीकी साहब दोबारा आपके पास हूँ. डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019 के बड़े फैसले के दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर दाखिला साहब ये कह रहे थे कि अब हालात बदलेंगे, नौजवान अपने मुस्तकबिल को खुद लिखेगा, क्योंकि अब कुम्मा परवरी नहीं चलेगी जी, अब रिश्वत नहीं चलेगा, अब सियासत नहीं होगी, हकदार को हक मिलेगा. 5 अगस्त से पहले की, जब मैं आज खंगाल रहा था तमाम रिकॉर्ड्स जो लोकसभा के अंदर थे, राज्यसभा के अंदर थे या असेंबली के अंदर थे, और 5 अगस्त के बाद जो लोकसभा के फिगर्स थे, सीएमआई के फिगर्स थे, वो ये बता रहे थे कि जनाब उसके बाद स्टॉप लग गया तमाम हालात पर, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ही नहीं हुई, जिसकी वजह से बेरोजगारी की शरह बढ़ी है. और आज के दिन में भी जहां मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह पर थोड़ा काबू जरूर किया गया, क्योंकि वहां प्राइवेट सेक्टर बड़े अंदाजे में काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर आते आते वो चीज दिखी नहीं. क्या मैं ये मानूं कि ये 10 साल का वक्फा 2018-19 से लेकर अब तक ये एक ऐसा स्टेज रहा जिसमें इसकी ओर ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी गई, और अब सब बर्डन इलेक्टेड गवर्नमेंट पर है कि अगर ये डिलीवर नहीं कर पाए तो स्टेक खतरे में है? नहीं गौहर साहब, मैं आपकी बात से को नहीं मानता हूं. जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट रही है, जो यूनियन टेरिटरी है, जिसमें हमेशा जॉब्स को लेके हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं, कोई भी सरकार रही हो. और अगर आप पिछले 10 सालों का हवाला सेंट्रल गवर्नमेंट का देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2014 के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई कमी छोड़ी होगी. लेकिन तब भी हमारी बदकिस्मती हमारी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 80% ऐसा यूथ होगा जम्मू कश्मीर का जो जम्मू को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता, जो जम्मू में ही गवर्नमेंट जॉब चाहता है. ये एक जम्मू की सोच है, जम्मू की, मैं ये कहूंगा जम्मू कश्मीर के खित्ते की. लेकिन बाहर की अगर आप रियासतों में जाते हो, लखनपुर के पार चले जाते हो, पंजाब में एंटर हो जाते हो, तो वहां पे अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, तो बाहर की तरफ देखता है. हमारे डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपके पास हूँगा, ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा आपके पास. आबिद वानी साहब, डॉक्टर साहब का मानना है कि जो मैं नटशल में समझा कि इनका ऑडियो क्लियर होता है कि हमने तो कोशिश की जी, लेकिन जम्मू कश्मीर का नौजवान तैयार नहीं है घर को छोड़ने के लिए, बाहर बड़ी दुनिया पड़ी है. मुझे याद है उड़ान स्कीम हो, दीगर स्कीमें हो, कश्मीर के नौजवान या जम्मू के नौजवान को जो कॉल सेंटर में वहां पैसा मिलता था, अगर दिल्ली का लड़का जाता एज कंपेयर टू दैट उसको बहुत पैसा वहां मिलता है, एक डिस्पैरिटी साहब नजर आ रही थी. उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग गए बाहर, रोजगार कमाया, अभी भी लोग बाहर है. लेकिन ये जवाब देना कि हमने तो दरवाजे खोले लेकिन लोग बाहर नहीं आए, एक तो इसका मैं आपसे काउंटर चाहूंगा. और आज के दिन में उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज है नौजवान? देखिए गौहर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इब्तिदाई तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अभी ताहिर साहब को सुन रहा था कि हमने दरवाजे खोल दिए यूथ के लिए. देखिए यूथ, पहले कश्मीर की पॉपुलेशन अंडर 35 नियरली 69% है, तो मेजरली वी आर विगरसली यंग पॉपुलेशन. पहले देखिए इन्होंने जब जैसे ही ये आए, इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप अबंडन किए. क्या ये दरवाजा खोलना हुआ कि दरवाजा बंद करना हुआ? कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे उनका एक कोटा होता था, जो लाजिमतन हर किसी सरकार में वो कोटा बढ़ता जाता था. मैं नहीं कहूंगा सिर्फ एनसी सरकार ने कोटा बढ़ाया था, पीडीपी ने भी अपने टाइम पे बढ़ाया था, लेकिन जैसे ही आए इन्होंने उसको अबंडन किया. वो कहीं नहीं लगता मुझे कोई एफर्ट था यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने का. अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर की ही मैं बात करूंगा. करीबन हमारे पास इस टाइम 4,500 टेरिशरी, प्राइमरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल्स है, जहां पे करीबन हमारे पास सिर्फ 6,500 डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट है.
तो जो रेशियो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रेशियो है, डॉक्टर साहब इस पे वाजियतन बोल सकते हैं, वो डॉक्टर पे टू 1000 होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से वो 1:1880 है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों पे काम करना चाहिए था, एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी रखनी थी पोस्ट 2019। आज हम आगे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते, लेकिन हम वहीं पर अटके हैं जहां पर कहीं ना कहीं हम छोड़ गए थे जम्मू कश्मीर को। वहां से कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बल्कि हम बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज है आज के दिन में उमर अब्दुल्ला साहब के सामने, जब वो वादा भी कर रहे हैं कि जनाब मैं लाखों रोजगार नौकरियां दूंगा, रोजगार नहीं नौकरियां दूंगा, और दूसरी तरफ से प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है कछुए की चाल, इसके लिए तो उम्र खजर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज है, लेकिन हम एक कॉम्प्रहेंसिव स्टेट पॉलिसी ला रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। खुसूसन पहले ही 3 महीने में आप देखेंगे हम यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट ला रहे हैं, जिसमें सस्टेनेबल अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल रेट से इस टाइम बढ़ रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, फूड पार्क्स बनाई जा रही है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये विद इन 180 डेज पीरियड हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे और जल्द ही इस पे कार्रवाई होगी। मैं आपके पास आ रहा हूं हिलाल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे रफीकी साहब ने बात रखी, पॉलिटिक्स ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अब मैं जब इंडस्ट्री देखता हूं तो इंडस्ट्री भी कोई बड़ा इंपैक्ट इन 10-12 सालों में नहीं दे पाई, जिसको लेकर यह कहा गया कि हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या हो गया, 10-12 साल होने के बाद भी इंडस्ट्री वो फ्लोर नहीं हो पाई जहां पर नौजवान खुद को ले जाता और कहते जनाब चलिए सरकार नहीं तो मैं यहां से रोजगार हासिल कर सकूं, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी है। गवर साहब, जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, ये कहीं दहाई से मुहित है हमारे कश्मीर में। आपको पता है कि हमारा जो मिजाज है यहाँ का, जो नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसका जो वो है कि वो ज्यादातर नौकरियों के ऊपर ही उन्होंने अपने आप को मुनसर रखा है। तो रही बात जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की, और ये इशू हमेशा रहेगा, ये बर्निंग इशू रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार आ जाए वो इस मसले पे काबू पा लेगी, जब तक कि यहाँ के जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर है, जिसमें इंडस्ट्रियल की बात की, तो इंडस्ट्री पिछले 10 साल या 12 साल से गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए यहाँ के जो एटमॉस्फेयर ये मीन्स नहीं कि हम हालात की बात कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम ये इसका जो एरिया है ये बिल्कुल छोटा है। यहाँ जो भी चीज बनेगी, आप कंज्यूमिंग स्टेट है, हमारे पास कोई एरिया नहीं है, इसलिए और रूट्स खुलने चाहिए, इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने चाहिए, ताकि यहाँ की जो चीज बने वो यहाँ से कहीं और चली जाए। अगर यहाँ कश्मीर में कोई चीज बनती है तो उसको वापस हम अपने इंडिया में भेज देते हैं, जो जहाँ से रॉ मटेरियल आ जाता है, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। और हमारे यहाँ जब वहां से चीज आ जाती है तो चीज के ऊपर आपको पता है कि फ्राइट कहा, फिर यहाँ हमारी लेबर है, जो लेबर कॉस्टली हो जाती है, फिर बिजली का इशू है। तो यहाँ गवर्नमेंट को चाहे कि बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स इश्यूज है इंडस्ट्रीज को दे, ताकि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, मैन्युफैक्चर यूनिट्स एस्टेब्लिश हो जाए, उसमें बेरोजगार जो नौजवान है उनको जॉब प्रोवाइड हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो मैं आपकी बात है, मैं समझ गया रफीकी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है एज ए एकेडमिशियन, तो क्या वक्त की ये जरूरत है कि मैं रेस्ट ऑफ द इंडिया को ना देखूं कि वहां पर किस तरीके की इंडस्ट्री चल रही है, टाटा ने क्या बनाया, बिरला ने क्या बनाया, उसने क्या बनाया, मैं ये देखूं जो मेरी ट्रेड है जो खत्म हो गई है, अगर मैं उसको रिवाइव करने में कामयाब हुआ तो मेरे घर घर में छोटे सन्नतें बनेंगी और हल पाएंगे, जो शायद चाइना ने बहुत पहले शुरू किया, आज एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी रिसोर्सेज को बिल्कुल हाथ से छोड़ा नहीं, उनको पकड़ के रखा और उन्हें पूरी दुनिया तक ले गए। गौर साहब, मैं 2 चीजें, ये आपने सही पूछा, 2 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज ए लिटिल बिट एजुकेटेड पर्सन, नॉट मच एजुकेटेड, लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से वाजे करना चाहता हूं। वी लिव अंडर माउंटेन्स, वी हैव अ लिटिल अपॉर्चुनिटीज, सो वी हैड our distinctive character that was again protected by Article 370, 35A, because that has been now taken away. But still, that does not open out us. That does not remove our mountains. We live under mountains. We have limited opportunities. Government ने जो moratorium यहाँ jobs पर लगाया, all my friends on the show know it better, कि हर डिस्ट्रिक्ट में 300-300 टीचर लग जाते थे, 200-200 टीचर लग जाते, 400-400 टीचर लग जाते, उन पर तो मॉरिटोरियम है, जॉब तो नहीं आ रही हैं।
And now there is a sigh of the movement. The government has now come in the offering. Now there's the commitment that we are now offering jobs. Government को open out shoulders because we live under mountains. We don't have private sector here. We have lesser chance of development of private sector because of political instability and road connectivity and other infrastructural facilities we have not available. ठीक तो है जी। गवर्नमेंट को अपने कंधे यानी खोलना है, गवर्नमेंट को फुल एक्स्ट्रा फ्लेजली रूल आगे बनाना आके है, इस गवर्नमेंट चीज को जॉब एंडोर्स ऑफर करना करनी पड़ेगा है। कि जनाब ये सन्नत वाला इनकलाब जो दिखाया जा रहा है ये नहीं आना है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जरा अपनी बात को पहले कंप्लीट करें। ये जो शरह हमारी कंटिन्यूअसली बढ़ी है, घटी नहीं है, इसके पीछे क्या मेरी पॉलिसी सही नहीं थी, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो इंडस्ट्रीज का चर्चा हम पिछले 8-10 साल से कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात हमने देखे, नेशनल हुकअप पर चलाए गए, स्टेट का पैसा फूका गया बाहर और ये कहा गया कि अब जी इनकलाब आएगा। 10 साल का वक्फा हो चुका है, तब तक 3 बड़ी कॉन्फ्रेंस और 3 बड़ी समिट्स यूपी में हुई, वहां इन्वेस्टमेंट भी हुआ, यहां अभी तक भी नहीं हुआ। क्या मैं ये मानूं कि विल पावर में दिल्ली में कमी थी कि यहां पर इस तरीके का कुछ नहीं देखने को मिला? गौहर साहब, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे JNK में LG साहब की तरफ से मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की गई कि बाहर के इन्वेस्टर्स को JNK में लाया जाए और कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में वो कामयाब भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्रीज यहाँ पे आई हैं, लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज का ऑन प्रोसेस में भी है कुछ का, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं JNK में अभी भी आने से थोड़े से हिचकिचाते हैं। यहाँ के हालात देख के कभी कभी कुछ हो जाता है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सेंट्रल हाईकमांड आज भी इस चीज के ऊपर जोर लगा रही है और हमारे LG साहब भी इस चीज को समझते हैं कि जब तक बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स JNK में एंटर नहीं होते हैं और यहाँ का मौसम भी अच्छा रहता है, अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि चीजों को टाइम लगेगा। ये कहना आसान है गौर साहब हम सबके लिए, जॉब्स की बातों को करके, अनएम्प्लॉयमेंट को करके, लेकिन कोई भी सरकार है, कुछ भी है, रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया जाए जब तो जब फ्रॉम द हाईएस्ट ईयर ये कहा जाए ना कि मेरी सरकार के अंदर हम बिहार से ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, तब जाके सवाल उठता है डॉक्टर साहब कि क्या बिहार जैसी फिजिबिलिटी, बिहार जैसे तमाम सुविधाएं जो वहां पर निजी सेक्टर के अंदर है, क्या वो जम्मू कश्मीर के अंदर? रफीकी साहब भी उसी पर आए थे और थोड़ी देर पहले मेरे एक और साथी हिलाल भाई भी इसी पर बात कर रहे थे कि हम जिन हालात में रह रहे हैं वहां पर आप बड़े ख्वाब ना दिखाएं, सोशली आके सीधे सीधे बात करें कि जनाब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। वो साहब, आप जम्मू कश्मीर के यूथ को बिहार के यूथ और यूपी के यूथ के साथ, उड़ीसा के यूथ के साथ, मध्य प्रदेश के यूथ के साथ, राजस्थान के यूथ के साथ कंपेयर मत कीजिए। हमारा जो यूथ है यहाँ का थोड़ा आराम पसंद है, उसको घर में खाना अभी मिलता है, ऊपर वाले की मेहरबानी है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, और खुदा ने ये मेहरबानी रखी है कि हर घर में, गरीब से गरीब घर में भी छत है और घर में माँ बाप उनको खाना भी देते हैं। पहली बात ये देखिए। और जहां तक यूपी की, बिहार की बात की जाती है, वहां का यूथ आके यहाँ पे प्लम्बर का काम कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, कश्मीर में भी कर रहा है। बाग का जो माली का काम होता है बाहर का यूथ कर रहा है, कारपेंटर का काम बाहर का यूथ कर रहा है, और वो थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया यहाँ से कमा के बाहर लेके जाते हैं। लेकिन जहां तक बदकिस्मती है, हमारा यूथ इस लाइन, ठीक है, आप इसमें रिस्पॉन्ड करें, शोल्डर खोलने चाहिए। और ये जो बताया जा रहा है कि जनाब नौजवान को सोच बदलनी है, ना तो सरकारी रोजगार हर जगह मिलेगा और ना ही वो इंडस्ट्री के बड़े बाग जो दिखाए जा रहे हैं वो कभी सरसब्ज और शादाब होंगे जहां से रसदार फल मिल सकता है। इसलिए जो पॉसिबल है वो करें, अब प्लम्बिंग का काम करें, मैकेनिक का काम करें। ये आज बीजेपी का नैरेटिव है जम्मू कश्मीर की, और आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। नैरेटिव नहीं, ये कोई बुरा रोजगार नहीं है गौर साहब। मैं तो जनता पार्टी कश्मीर के यूथ के हक के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उमर सरकार के साथ भी हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि यूथ है तो हम लोग हैं। यहाँ के यूथ के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी बैकफुट पे नहीं आएगी। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके आगे रहेंगे और आगे होके हम काम करवाएंगे। कभी भी उमर अब्दुल्ला साहब के अच्छे काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहेगी कि उमर साहब गलत कर रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, तो यहां पर आबिद आपसे भी एक कमेंट लूंगा। एक तो ये पॉलिसी वाला मैटर तो है, मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत इस पर बात करेगी, देखेगी कि इस पर डिस्कशंस कैसे हो। लेकिन फिर हमारा है कि अगर हम इस पे बैंकों के पास जाते हैं कर्जे लेने के लिए, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, ये जो शीर बनाने के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बैंक
ओपन आर्म है जी, आप आए, हम आपको जी हर मुमकिन मदद करेंगे। नो डाउट कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हमने देखे हैं जहां पर मदद मिली है, लेकिन जब वो नौजवान जो बेचारा पॉलिटिकली किसी को जानता नहीं है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ज्यादा कोई पहचान नहीं है, वो रगड़ा खाता है और कभी एक मॉर्टिगेज तो कभी दूसरे मॉर्टिगेज के लाने की बात होती है, तब तक उसके 8-9 साल निकल जाते हैं, फिर वो भी तंग आता है। कि यहां पर भी अगर एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, एक सिस्टम इवॉल्व किया जाए कि ये आपने करना ही करना है। अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिसी आ रही है तो जरूर उसमें इस चीज को देखिएगा कि बैंक कितने दिनों में दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्लियर कट जवाब देकर नौजवान को बता दे। देखिए गवर साहब, पहले तो मैं आपको ये बात बोल दूं कि ताहिर साहब बोल रहे थे कि अब तो सारा सरकार पे ही डिपेंड है, क्या करेंगे। केओस और मेस इनका है और क्लियर करने के लिए अब हम हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने लाई, ओपन मेरिट का कत्ल इन्होंने किया, अब हमें रिव्यू करना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए चलिए, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए और हम उस पर वादाबंद है। लेकिन जहां तक आपने बोला बैंक लोन सिस्टम वगैरह की, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि पिछले 5 सालों से एक कोलेटरल के नाम पे कभी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज या कभी 1 से 2 गारंटर मांगे जाते हैं। डिफरेंट स्कीम्स, अगर स्कीम भी होती है उसमें भी कोलेटरल मांगते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट में इससे पहले ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमने प्रमोट किया था और उसमें बाकायदा स्कीम्स दी थी, और उसी को आगे चल के फिर इन्होंने हिमायत स्कीम में कन्वर्ट किया, वगैरह स्कीम्स में कन्वर्ट किया ताकि हम लोकल यूथ पॉपुलेशन की अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर सके, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे। और उसमें करीबन 1.5 करोड़ तक का स्लैब ग्रेजुएट्स के लिए होता था, डिफरेंट स्लैब। और हम आगे भी उन्हीं पॉलिसीज को लेकर थोड़ा इनको ईज आउट करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करेंगे। और जहां तक अभी बोल रहे थे डॉक्टर साहब, इरोड हो चुकी है बहुत इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी, तो वापस उसको रेस्टोर करना होगा अपनी प्रिस्टीन ग्लोरी में, ठीक और है तब जी। जाके ये काम एक आखिरी चीज हिलाल साहब, जब तिजारत की बात हो रही है तो पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोकड़ा होना चाहिए। इसके लिए सबकी नजरें बैंकों पर लगी रहती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों को देख चुके हैं, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, कितना मुश्किल है आज के दिन में, और क्या ये सिस्टम वाकई तौर पर इतना आसान बन सकता है जितनी बातों में इसको कहा जा रहा है, जितनी किताबों में लिखा जा रहा है? सर, आपने कि जितना बैंक के लिए आज जो दर्द शरीफ एक नौजवान को लोन लेने के लिए करना पड़ता है, शायद मेरे ख्याल में वो डिसहार्ट होकर फिर वो लोन को ही वहीं पे छोड़ देता है। इतनी इन्होंने इसमें ऐसी चीजें लगा रखी है। अगर सरकार चाहे तो इसको ये ईज भी कर सकते हैं, सरकार आरबीआई वालों के उठा सकते हैं, और यहाँ के नौजवान जो है उनको रोजगार मिल सकता है अच्छी तरह से, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और जैसे कि रफीकी साहब ने कहा कि ये जो टूरिज्म का सेक्टर है, इसमें बॉर्डर टूरिज्म है, हाउल टूरिज्म है, इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम बहुत सारे नौजवानों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर सरकार किसकी तरफ ध्यान दे दे तो ये सारी चीजें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, आबिद वानी साहब, डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब और डॉक्टर पीरजादा मेहराजुद्दीन रफीकी साहब ज्वाइन करने के लिए। मामला बहुत बड़ा है, वक्त बहुत होना चाहिए था, लेकिन छोटी सी जामिया बात यही है कि एक दूसरे पर तो उंगलियां और सवाल उठेंगे, लेकिन सवाल ये है कि रियासत के मुस्तकबिल को तारीफ जाने के लिए क्या कोई हिकमत अमली बन रही है, और अगर वो हिकमत अमली बनी है तो क्या वो मरकज के ताउन के बिना चल सकती है, एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमें भी इंतजार रहेगा कि कल की काबीना के इजलास के अंदर क्या इस पर कोई हमजहत पॉलिसी सामने आएगी, या अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहेगा हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद ग्राउंड रिपोर्ट।